हेलो दोस्तों, मैं संजय सर आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार द वर्टेक्स क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम लोग रीजनिंग में पुलिस व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसके आपको मैंने 5 वीडियो बताई थी, जो आपकी चौथी वीडियो आपकी आने वाली है। ये इससे पहले 3 वीडियो आपकी आ चुकी हैं। जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो वो वीडियो अवश्य देख के जरूर आएँ। चलिए दोस्तों, हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में जनता में कैसी छवि बनाना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि यदि आप जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप सभी लोग जनता में जब पुलिस बनने के बाद आप लोग जनता में अपनी कैसी छवि बनाना चाहते हैं, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है एक दबंग पुलिस अधिकारी की, यानी कि आप सोच रहे हो कि दबंग पुलिस अधिकारी जो दबंग मूवी आई थी वैसा आप बनना चाहते हो ना भैया, ऐसा तो आप नहीं बनना चाहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी की, कर्तव्यनिष्ठ आप इस वाले ऑप्शन को रोक के रखेंगे। एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी की, जो भी आपका कार्य है उसे आप ईमानदारी से करेंगे। चलिए अगला ऑप्शन है आपका एक ऐसे पुलिस अधिकारी की जिसे अपनी बात कहने से भी जनता डरे। एक बात बताइए, आप इतने ज्यादा क्रूर हो जाएंगे कि जनता अपनी बात ही ना कह पाए, तो क्या आप एक अच्छे पुलिस अधिकारी बन सकते हैं? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। लास्ट ऑप्शन है आप जनता में अपनी छवि को कोई महत्व ही नहीं देते, एकदम जो हो जाए वही सही। तो ये भी तो सही नहीं है आपके लिए, ये भी गलत है। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर वी। आप जनता में अपनी एक कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार पुलिसकर्मी बनना चाहते हैं। चलिए आगे है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक संवेदनशील इलाके में तैनात हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में संवेदनशील इलाके में तैनात हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? आपके लिए निम्नलिखित में से क्या जानना आवश्यक नहीं है? संवेदनशील इलाका है, वहां आप तैनात हैं, इन 4 में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको जानने के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन 3 को जानने के लिए बहुत आवश्यक? देखते हैं। अब संवेदनशील है तो कहीं ना कहीं उसकी हिस्ट्री जाननी बहुत जरूरी है। पहला ऑप्शन है कि इलाके में पुराने विवादों, तनाव और दंगों का इतिहास आप बिल्कुल खंगालेंगे, बिल्कुल आप इस पर जानकारी करेंगे। तो ये तो आपको जानकारी करना चाहिए, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि आवश्यक नहीं है, तो ये हमारा आंसर तो बनेगा नहीं। आगे है इलाके में धर्मांतरण के मामलों का इतिहास, बिल्कुल जो धर्मांतरण हुए हैं उनका भी आप इतिहास जानना चाहेंगे, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। आगे है कि एक अल्पसंख्यक दंपति द्वारा पैदा किए जा रहे बच्चों की औसत संख्या। अच्छा एक बात बताइए, इससे आपको कोई मतलब है? ये वाली जो चीज है, ये जो थर्ड ऑप्शन है, क्या ये आपको ये बताएगा कि ये संवेदनशील एरिया है? तो ये तो नहीं है। और यही उन्होंने पूछा है कि क्या जानना जरूरी नहीं है। और यहाँ क्या लिखा हुआ कि एक अल्पसंख्यक दंपति द्वारा पैदा किए जा रहे बच्चों की औसत संख्या कितनी है? 1, 2, 4, 5, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो यही आपको बोलने की आवश्यक नहीं है। तो क्या नहीं है आवश्यक? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, एक और भी ऑप्शन है कि धार्मिक जुलूसों के मार्गों की जानकारी जो पूर्व में सांप्रदायिक तनाव और विवादों का कारण रहे हों। बिल्कुल आप जानेंगे कि आखिर कौन कौन से मार्ग से नहीं निकालना चाहिए कोई भी जुलूस, क्योंकि यहाँ पर दंगा पहले ही हो चुका है। तो ऐसे भी मामले में आप बिल्कुल जानकारी करेंगे। तो जिनमें जानकारी करेंगे वो आपका आंसर नहीं बनना था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कह रखा है कि क्या जानना आवश्यक नहीं है। तो क्या जानना आवश्यक नहीं कि एक अल्पसंख्यक दंपति द्वारा पैदा किए जा रहे बच्चों की औसत संख्या। चलिए अगला ऑप्शन है आपका, अगला क्वेश्चन है एक पुलिस अधिकारी के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा समाज में शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए आप क्या करेंगे? कह रहे हैं कि एक पुलिस अधिकारी हैं आप, और इस रूप में सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा समाज में शांति और स्थिरता कायम रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सभी लोग प्रेम पूर्वक रहें, कोई भी एक दूसरे से लड़ाई ना करे, कोई भी एक दूसरे से द्वेष ईर्ष्या भावना ना रखे। तो ऐसे में आप क्या करना चाहेंगे? बोले कि आप क्या करेंगे? तो देखते हैं। सभी धर्मों और मतों से ऊपर मनुष्यता का, मानवता का सम्मान करेंगे। बोले कि सभी धर्मों और मतों से ऊपर मनुष्यता या मानवता का सम्मान करेंगे। जैसे ये भी पॉइंट सही है, लेकिन यहाँ पर जब आप इसकी बात करेंगे ना तो लोग आपस में लड़ाई करने लगेंगे, ये आप याद रखो। अगला है किसी भी व्यक्ति को उसके विश्वास के विरुद्ध जाने पर विवश नहीं करेंगे। बिल्कुल ये बात बहुत अच्छी है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म में विश्वास है, किसी भगवान में विश्वास है, तो आप ये नहीं चाहेंगे भाई इनको आप रहने दीजिए, जो हम बताएं उन भगवान पर आप विश्वास करिए। तो ऐसा तो आप नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है क्या है, किसी व्यक्ति को उसके विश्वास के विरुद्ध जानने पर विवश नहीं करेंगे। चलो ये अगला देखते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के धर्म संबंधी नियमों और मान्यताओं पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। तो ये भी सही है
ताकि आप रोक सकें व्यक्तियों को। आगे है कि उपरोक्त सभी बातें आपके कार्य और व्यवहार को निर्देशित करें, आप ऐसा सुनिश्चित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को उसके विश्वास और विरुद्ध जाने पर विवश नहीं करेंगे, बिल्कुल। किसी अन्य व्यक्ति के धर्म संबंधी नियमों और मान्यताओं पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है। उपरोक्त सभी बातें आपके कार्य और व्यवहार को निर्देशित करें, आप ऐसा सुनिश्चित करें। और यहाँ पर क्या लिखा होगी, सभी धर्मों और मतों से ऊपर मनुष्यता, मतलब कह रहे कि मानवता को। अब अगर सारे लोग तो ना भड़कें, है ना, ऐसा तो नहीं कि सारे ही लोग भड़क जाएंगे और मानवता को आप वरीयता देंगे। एक दो हो सकते हैं, तो एक दो को आप इग्नोर भी कर सकते हो। इसका मतलब आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, उपरोक्त सभी बातें आपके कार्य और व्यवहार को निर्देशित करें, आप ऐसा सुनिश्चित करें। तो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, आपका डी ऑप्शन सबसे अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं। समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने और इसे मजबूत करने में प्राथमिक भूमिका किसकी होनी चाहिए या किसकी भूमिका होती है। समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने और इसे मजबूत करने में किसकी भूमिका सर्वोपरि है। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है कि प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की। अच्छा, हम लोग समाज में रहते हैं और पुलिस वाले आएंगे हम लोगों के घर में ये कहने के लिए कि भाई आप लोग प्रेम से रहिए, सही से रहिए, लड़ाई ना कीजिए, तो ऐसा तो नहीं है, हम ही लोगों को देखना पड़ेगा। ये ऑप्शन तो गलत हो गया। आगे है जनप्रतिनिधियों जैसे कि सांसद, विधायक और ग्राम प्रधानों आदि की। मतलब आपके घर में सांसद लोग आएंगे कि भाई आप ईमानदारी से रहिए, सही से रहिए, ये कहने के लिए, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। आगे देखते हैं। पुलिस अधिकारियों जैसे कि पुलिस अधीक्षक, पुलिस क्षेत्र अधिकारी और थानाध्यक्ष आदि की, ये भी नहीं होगा, ऐसा ऑप्शन पहले वहां पर है। लास्ट है कि प्रत्येक नागरिक की, चाहे वह अपने व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन में किसी भी भूमिका में हो, बिल्कुल प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने समाज में सद्भावना बनाए रखें, कोई भी एक दूसरे से लड़ाई ना करें, भाईचारा बनाए रखें। तो हमारा सबसे अच्छा आंसर क्या बनेगा, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक बहुभाषी और बहुधार्मिक क्षेत्र, मतलब कि बहुत सारी जहां भाषाएं बोली जा रही हो, और बहुत धार्मिक क्षेत्र का मतलब बहुत सारे धर्म से संबंधित लोग वहां पर निवास करते हो। एक बहुभाषी और बहुधार्मिक क्षेत्र में आप एक पुलिसकर्मी हैं। आपको सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के प्रयासों से जुड़ी एक खुफिया सूचना अपने विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त होती है। इस संदर्भ में आपको यह कदम नहीं उठाना चाहिए। मतलब आप एक कदम नहीं उठाएंगे लेकिन 3 कदम आप उठाएंगे। तो जो नहीं उठाएंगे उस वाले कदम के बारे में पूछा गया है। कह रहे हैं कि आप एक पुलिसकर्मी हैं और एक बहुभाषी और बहुधार्मिक क्षेत्र में तैनात हैं। ऐसे में क्या हुआ कि आपका कोई विश्वसनीय व्यक्ति है, उसने आपको यह जानकारी दी कि हो सकता है यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपका माहौल बिगाड़ सकता है या यहाँ के लोगों का माहौल बिगाड़ सकता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, देखते हैं। इस सूचना को आप गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो ये तो आपको करनी है, लेकिन उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा कि यह कदम नहीं उठाएंगे। तो ये वाला तो सही है, जो कि हमारा आंसर नहीं बनेगा। आगे है, इस सूचना को अफवाह का रूप लेने से रोकने के लिए आप हर संभव कदम उठाएंगे। बिल्कुल आप उठाएंगे। यदि अफवाह उड़ी तो फिर वो कहते ना कि बहुत दूर तक पता चलती है, हर चीज एकदम अफवाह के बारे में ये कहते हैं कि बहुत जल्दी चीजें वायरल होती हैं। तो ये भी आप रोकने का प्रयास करेंगे। आगे है, आप सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर सजगता से निगरानी रखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा चीजें वायरल कहां से होती हैं, सोशल मीडिया से वायरल होती हैं। लास्ट ऑप्शन में क्या है कि आप ऐसे असामाजिक तत्वों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का पूर्ण सम्मान करते हुए कार्रवाई करेंगे। अब देखो, पूर्ण सम्मान कर रहे हैं किसकी, जो असामाजिक तत्व हैं, जिन्होंने ये दंगा भड़काने का प्रयास किया, माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है। ऐसे में भाई आपका कार्य क्या होगा कि यहाँ पर लिखा पूर्ण सम्मान, है ना, और आगे क्या लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का। भाई यदि आप आतंकवादी वाले कार्य कर रहे हो तो फिर आप पर क्या होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि आप ऐसे असामाजिक तत्वों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का पूर्ण सम्मान करते हुए क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा, ये कदम आप नहीं उठाएंगे। तो कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं, आपसे बड़े अधिकारी वो करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन। आगे है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा समाज में शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए आप क्या करेंगे। इससे पहले शायद ये क्वेश्चन अभी अभी हम लोग करके आए हैं, तो अभी अभी इसका बताया था आंसर, क्या बताया था, उपरोक्त सभी, यानी कि डी, उपरोक्त सभी बातें आपके कार्य और व्यवहार को निर्देशित करें, आप ऐसा सुनिश्चित करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक पुलिसकर्मी हैं, अपनी ड्यूटी के दौरान बल प्रयोग के संदर्भ में किस कथन से आप सहमत हैं।
यानी कि यदि आप एक पुलिसकर्मी हैं और अपनी ड्यूटी पर भी तैनात हैं, ऐसे में आपको बल प्रयोग करना है, तो बोल रहे हैं कि बल प्रयोग करने के संबंध में आप सहमत हैं, किस पॉइंट से आप सहमत हो सकते हैं। देखते हैं, पहला है, जब आपको बल प्रयोग करने का अधिकार है तो आप यथासंभव बल प्रयोग करने को तत्पर रहेंगे। यानी कि अगर आपको गोली मारने का अधिकार है तो थोड़ी सी भी लड़ाई हुई आप तुरंत गए और गोली मार दी जाके, ये आप नहीं करेंगे। तो ये कैसा है आपका, गलत। बी ऑप्शन पे आते हैं, आपको बल प्रयोग करने का अधिकार तो है, लेकिन यह अधिकार नागरिकों के संवैधानिक वैधानिक अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत आता है। बिल्कुल, आप ये नहीं कि तुरंत किसी ने लड़ाई करी और आप तुरंत जाके एकदम से गोली मार के चले आए, या डंडा लेके गई पहले उसे तुरंत मारा जाके, तो ये नहीं कर सकते आप। क्या लिखा हुआ कि निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत आता है, तो बी ऑप्शन को आप रोक के रखते हैं। आगे ऑप्शन है, भारत एक सामंतवादी समाज है। बिल्कुल है, यहाँ के संदर्भ में ही यह कहावत बनी है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अच्छा आप बताइए, ऐसा होता है कि आमतौर पर क्या होता है, कभी कभी लड़ाई हो जाती है तो आप क्या करोगे, सीधे मारने चले जाओगे? नहीं, लातों के भूत हैं, ये बातों से माने ही नहीं, समझाया जा नहीं सकता है। लोगों से आप कहेंगे जानवरों जैसा बिहेव करेंगे आप, तो ये तो आप नहीं कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। आगे है, जब हाथ में डंडा और बगल में पिस्तल सरकार ने दे ही दी है तो पुलिसकर्मी को अधिकार है कि प्रथम उपाय के रूप में ही बल प्रयोग किया जाए। कह रहे हैं कि हाथ में डंडा है और बगल में क्या है, आपके पिस्टल है, तो सरकार ने ये तो दे ही दिए, तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रथम उपाय के रूप में ही बल प्रयोग करेंगे। ये गलत है। आपका सबसे अच्छा आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आपको बल प्रयोग करने का अधिकार तो है, लेकिन यह अधिकार नागरिकों के संवैधानिक वैधानिक अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी के रूप में आपको चाहिए कि आप ऐसा कदापि ना करें। यानी कि पुलिसकर्मी यदि हैं तो आप इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है, बोल रहे हैं कि ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। परिस्थितियों से अप्रभावित रहकर सभी लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। ये तो आप बिल्कुल करेंगे, तो ये हमारा आंसर तो नहीं बनेगा। आगे है कि अपने सभी सहयोगियों के साथ श्रेय को साझा करें। आप ये भी करेंगे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। सभी समुदायों की आवश्यकताओं और चिंताओं को समझने के लिए खुद को ढालें, तो ये भी सही है। आगे है कि जनहित को पहला और महत्वपूर्ण न मानते हुए, जबकि होना क्या चाहिए कि जनहित को, लोगों को पहला और महत्वपूर्ण मानते हुए इसकी पूर्ति की दिशा में अग्रसर हों। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, न हो, और यहाँ पर क्या है कि महत्वपूर्ण न मानते हुए। तो यही तो हमारा क्या है आंसर, क्योंकि यही तो बोला गया है कि ऐसा आप कदापि न करेंगे। तो क्या नहीं करेंगे कि जनहित को पहला और महत्वपूर्ण न मानेंगे, नहीं भैया आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यानी कि सही नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध, यानी कि कौन सा कथन ऐसा जो गलत है, देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है, राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध अक्सर अंतरराज्यीय प्रकृति के होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध अक्सर अंतरराज्यीय प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जबकि यहां बोला क्या कि कथन सही नहीं है, तो ये तो सही है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। आगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध कुछ मामलों में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति के भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और जबकि ये भी तो आंसर हमारा नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इसने क्या कहा, कथन सही नहीं है। तो ये दोनों तो सही है कथन, जो हमारा आंसर नहीं बन सकते। आगे है कि ऐसे अपराधों की जांच राज्य पुलिस के स्तर पर सर्वोत्तम प्रकार से की जा सकती है। आप बताइए, अंतरराष्ट्रीय मामले जो होते हैं वो केवल राज्य सरकार देखेगी उनको, ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो सी ऑप्शन है ये गलत है, और इन्होंने गलत ही तो पूछा है हमसे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ऐसे अपराधों में आतंकवाद, तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले शामिल किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे अपराधों की जांच राज्य पुलिस के स्तर पर ही सर्वोत्तम प्रकार से की जा सकती है, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में किसी अभियुक्त के विषय में आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही नहीं करेंगे, यानी कि 3 सही होंगे और 1 गलत। बोले कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में किसी अभियुक्त
के विषय में आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई नहीं करना चाहेंगे? देखते हैं। अभियुक्त के मामलों पर विचार प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के अनुसार किया जाए, ये तो वैसे भी किया जाएगा, जबकि यहां क्या बोला जाएगा? कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये तो करेंगे, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। आगे, जांच एवं विचारण में देरी को जहां तक हो सके कम किया जाए, बिल्कुल करेंगे। कोशिश आप करेंगे जल्दी जल्दी जांच की जाए, जल्दी जल्दी उस पर विचार किया जाए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि उसने गलत पूछा है। आगे की न्याय प्रक्रिया की जटिलता को दूर करके उसे सरल किया जाएगा, बिल्कुल करेंगे भाई, सरल। आगे है, अभियुक्त को जल्दी से जल्दी सजा का ऐलान हो, आप करेंगे सजा का ऐलान? क्या पुलिस वाले सजा दे सकते हैं? ऐसा तो जज करेंगे, आप नहीं कर सकते। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। कह रहे हैं कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में किसी अभियुक्त के विषय में आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई नहीं करेंगे? तो कौन सी कार्रवाई नहीं करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, कि अभियुक्त को जल्दी से जल्दी सजा का ऐलान हो, ये आप नहीं कर सकते। कौन करेगा? जज, न्याय व्यवस्था करेगी। आगे, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक आपराधिक घटना स्थल पर पहुंचते हैं। पुलिस अधिकारी के रूप में एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर एक घटना घट चुकी है, वहां तथ्यों एवं परिस्थितियों की जांच करते हैं, अपराधियों को खोज कर उन्हें गिरफ्तार करते हैं, अपराध से संबंधित साक्ष्य एकत्रित करते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? यानी कि आप एक ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं जहां अभी अभी कोई घटना घटी है, जहां अभी भी कोई अपराध हुआ है। ऐसे में आपने क्या किया कि वहां पहुंचने के बाद आपने अपराधी को खोजा, उससे संबंधित आपने जांच की, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ अपराध से संबंधित साक्ष्य एकत्रित किया आपने। इतनी सारी प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? तो एक बात बताओ, यहां पर क्या लिखा हुआ? खोज कर, और यहां पर क्या ऑप्शन है? अन्वेषण। इसका मतलब क्या होता है? एक ही होता है, खोजना। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? आप क्या करेंगे? अन्वेषण। इस पूरी प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? अन्वेषण कहेंगे, इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। यह आप याद रखना, ना कि जांच कहेंगे, ना कि विचारण कहेंगे, ना कि कानूनी प्रक्रिया कहेंगे। क्या आंसर बनेगा आपका? अन्वेषण। आगे देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप सम्मन के बारे में बोला गया है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप समन मामले एवं वारंट मामले के विषय में दिए गए विकल्पों में से किसे सही पाते हैं? क्या बोला गया? समन मामले एवं वारंट मामले के विषय में दिए गए विकल्पों में से किसे सही पाते हैं? देखते हैं। तो 3 गलत रहेंगे और 1 सही रहेगा। पहला कि समन मामलों में अधिकतम 4 वर्ष तक के, जबकि वारंट मामले में 10 वर्ष तक के कारावास का दंड का प्रावधान है। ऐसा तो नहीं है। आगे है, समन मामलों में अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के साक्षियों से प्रति परीक्षा करने का एक अवसर मिलता है, जबकि वारंट मामलों में 2 अवसर पूर्व एवं दूसरा आरोप के बाद मिलते हैं। ये कह रहे हैं कि समन मामलों में, ये तो आपका आंसर नहीं बनेगा। अधिकतम बोल रहे कि 4 वर्ष, जबकि वारंट मामलों में बोल रहे कि 10 वर्ष। ये गलत है आपका। आगे कि समन मामलों में अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के साथियों से प्रति परीक्षा करने का एक अवसर मिलता है, जबकि वारंट मामलों में ऐसे अवसर 2 बार मिलते हैं, एक आरोप से पहले और एक आरोप के बाद मिलता है। तो ये हमारा, इसे अभी हम लोग रोक के रखते हैं। आगे है, समन और वारंट मामलों में समानता है कि एक बार समाप्त हो जाने पर उन्हें अदालती रूप से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। भाई साहब, किया जा सकता है, ये गलत है। आगे, समन मामलों का विचारण अभियोजक के साक्ष्य से होता है, जबकि वारंट मामलों का विचारण अभियुक्त के बयान को लेखबद्ध करने से होता है। ये भी नहीं। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा वो आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर वी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप एक बहुधर्मी शहर के, बहुधर्मी यानी कि बहुत सारे धर्म हैं, वहां पर जो लोग निवास करते हैं वो बहुत अलग अलग धर्मों को मानते हैं। आप एक बहुधर्मी शहर के पुलिस अधिकारी हैं। आपके शहर में अचानक, ये लिखा हुआ है बवाल, क्या करेंगे इसे? बवाल, यहां पर लिख लेंगे बवाल शुरू हो जाता है। इस प्रकार के अपराध के लिए दी गई अपराध श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आप इसे रखेंगे? बोल रहे हैं कि यदि बवाल शुरू हो रहा है तो ऐसे में जो अपराध के लिए श्रेणियां बनाई गई हैं, आप ऐसे को किस आपराधिक श्रेणी में रखेंगे? तो पहला कि मानव शरीर के विरुद्ध अपराध। बोल रहे हैं कि अगर आप धर्म से संबंधित हैं वहां पर और एक अपराध या बवाल शुरू हो जा रहा है तो ऐसे में आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है कि मानव शरीर के विरुद्ध अपराध श्रेणी में से रखेंगे। दूसरा है कि संपत्ति के विरुद्ध अपराध में रखेंगे। तीसरा है कि मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले अपराध में रखेंगे। चौथा है लोक शांति के विरुद्ध अपराध में रखेंगे। आप बताइए। अब देखिए, अलग अलग धर्म से संबंधित लोग वहां पर निवास कर रहे हैं किसी शहर में, और आप वहां के अपराधी हैं।
अचानक से क्या होता है कि वहां पर एक ऐसा बवाल शुरू हो जा रहा है जो धार्मिक से संबंधित है। अब जब धर्म से संबंधित है, बवाल शुरू हो जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि लोगों से संबंधित ही तो रहेगा। अब लास्ट ऑप्शन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, लोक शांति के विरुद्ध अपराध, क्योंकि वहां पर शांति भंग हुई है। तो इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, लोक शांति के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में ऐसे मामले को रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी अपराध की जांच करते समय पुलिस को कॉल डिटेल रिकॉर्ड से क्या जानकारी प्राप्त नहीं होती है। देख लीजिए आप लोग भी, कहीं आपके साथ ना ऐसा हो जाए कि कॉल डिटेल निकलवाई जाए आपकी। देखते हैं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड से क्या जानकारी प्राप्त नहीं होती है। देखते हैं, पहला है इनकमिंग कॉल की अवधि बिल्कुल पता चलती है। यदि कोई भी आपकी कॉल डिटेल निकलवाता है तो इनकमिंग कॉल की डिटेल और आउटगोइंग कॉल की डिटेल दोनों की पता चलती है। जबकि यहां पर क्या लिखा हुआ, जानकारी प्राप्त नहीं होती है, ये दोनों प्राप्त होती है हमको जानकारी, तो हमारे आंसर तो ये बनेंगे नहीं। आगे की कॉल करने वाले व्यक्ति की बैंकिंग डिटेल। अच्छा एक बात बताइए, अगर बैंकिंग डिटेल निकल आए तो सारे लोग एक दूसरे के फोन की डिटेल निकलवा लें और ये देख लें कि किसके बैंक अकाउंट में कितने ज्यादा रुपए हैं, ऐसे उसे ही पकड़ लें, है ना। तो ये कोई बात नहीं हुई है, ये हमारा आंसर बनेगा। ये कभी जानकारी आपको नहीं मिल सकती कॉल डिटेल से, बैंकिंग डिटेल की जानकारी आपको कॉल डिटेल से कभी नहीं मिल सकती। लास्ट है कि मोबाइल फोन के नेटवर्क का सेल नंबर, ये भी आपको पता चल जाता है, जो कि ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। सही आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, कॉल करने वाले व्यक्ति की बैंकिंग डिटेल से। आगे है, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में अपराध की विशेषताओं में वह कौन सी सर्वप्रमुख विशेषता आप चिन्हित करेंगे जिसकी अनुपस्थिति में कोई कृत्य अपराध बन ही नहीं पाएगा। बोल रहे हैं कि अपराध की विशेषताओं में से वह कौन सी सर्वप्रमुख विशेषता आप चिन्हित करेंगे जिसकी अनुपस्थिति में, यानी कि वो चीज ना हो जिसकी अनुपस्थिति में कोई भी कृत्य अपराध करने वाला अपराध बन ही नहीं पाएगा। देखते हैं कौन सा अपराध नहीं बन सकता है। किसी कृत्य में यदि दुराशय शामिल हो और दुराशय तथा व्यवहार में युक्त रिश्ता पाया जाए तो ऐसा कृत्य अपराध बन जाता है। बोल रहे हैं कि ऐसा कृत्य अपराध बन जाता है। इस वाले पॉइंट को भी रोक के रखते, वापस पढ़ेंगे आके। किसी कृत्य में अगर वैचारिक स्तर पर भी दुराशय शामिल हो और ऐसे कृत्य का व्यवहार ना भी हुआ तब भी वह अपराध की श्रेणी में आएगी। जब कोई व्यवहार गलत ही नहीं हुआ तो अपराध कैसे बन जाएगा, बी ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। आगे है, किसी कृत्य से यदि किसी को मानसिक आघात अथवा क्षति नहीं पहुंचती है तब वह कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा। बोल रहे हैं कि किसी कृत्य से यदि किसी को मानसिक आघात अथवा क्षति नहीं पहुंचती है तो वह कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा। जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ मानसिक आघात ही पहुंचे, यह भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। आगे है, व्यक्तिगत और किसी वर्ग को क्षति पहुंचाने वाले सभी कृत्य अपराध माने जाएंगे भले ही वो कार्य विधि द्वारा वर्जित ना हो। बोले कि व्यक्तिगत और किसी वर्ग को क्षति पहुंचाने वाले सभी कृत्य अपराध माने जाएंगे भले वे कृत्य विधि द्वारा वर्जित ना हो, ये भी माने जाएंगे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। यहां पर क्या लिखा, अपराध बन नहीं पाएगा। अब पहला ऑप्शन देखिए, किसी कृत्य में यदि दुराशय शामिल हो और दुराशय तथा व्यवहार में युक्त रिश्ता हो, यानी कि बहुत कैसा नजदीकी रिश्ता हो, नजदीक रिश्ता पाया जाए तो ऐसा कृत्य अपराध बन जाता है, तो ये अपराध नहीं बनेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा कैसा रहेगा, सही रहेगा। आगे है, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या करना चाहिए। यही तो बोल रहे हैं कि दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, संवाद के माध्यम से समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। आगे देखते हैं, सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस वाले पॉइंट को भी रोक के रखते हैं, सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आगे है, समाधान के लिए नगर पालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना चाहिए ना। लास्ट है, यहां पर तनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या है कि दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आप क्या करेंगे। किसी इलाके में दंगा हो रहा है और आप ऐसे में क्या कदम उठाएंगे, कोशिश क्या करते हैं। आपने देखा होगा, अगर अपने भी नजदीक ऐसा कोई भी
घटना घटती है तो सबसे पहले पुलिस किसे पकड़ के ले जाती है? जो भी उपद्रवी होते हैं, जो भी कोई गलत कार्य में लिप्त होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा आपका? सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। बिल्कुल तैनात हैं। आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है। यानी कि कोई कट्टरपंथी संगठन है, वो है उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर, मतलब क्या लिखा हुआ आपको? कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है। तो ऐसे में आप क्या कदम उठाएंगे? हो सकता है कि कोई एक पति पत्नी को कोई धमकी दे रहा है कट्टरपंथी समुदाय से, ऐसे में आप पुलिसकर्मी हैं तो आप क्या कदम उठाएंगे? देखते हैं पहला ऑप्शन, प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए। बोल रहे हैं कि प्रक्रियाओं के अनुसार, जो भी प्रक्रिया उसके अनुसार आप उन्हें सुरक्षा अधिकारी के पास भेजेंगे। ये आप बिल्कुल करेंगे। इस वाले ऑप्शन को हम लोग रोक के रखते हैं। आगे है, जोड़े को सार्वजनिक बातचीत से बचने के लिए सलाह देनी चाहिए। यानी कि आप तो उनको खुद डरा रहे हो कि आप बाहर ना निकले, ये तो गलत बात है। उनको स्वैच्छिक भौतिक अलगाव का सुझाव देना चाहिए। ये भी आप नहीं कर सकते कि आप दोनों लोग अलग अलग रहिए, ये भी आप नहीं कर सकते। लास्ट ऑप्शन है कि जोड़े को सुरक्षा कवर और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए। आपके बस में क्या है? आपके बस में क्या है कि प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूहों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं। प्रभावी अधिकारी के रूप में आपको क्या कदम उठाना चाहिए? यानी कि कभी कभी ऐसा होता नहीं होता है कि कॉलेज में जो छात्र अलग अलग गुट के होते हैं वो आपस में लड़ाई झगड़े करने लगे हैं, ऐसे में आप क्या कदम उठाएंगे? देखते हैं। उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करना चाहिए, या कर भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जब उपद्रव होता है तो पुलिस को अपना बल का प्रयोग करना ही पड़ता है। तो इस वाले ऑप्शन को हम लोग रोक के रखते हैं। आगे है कि मध्यस्थता प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करना चाहिए, ये आप नहीं कर सकते हैं। आगे, सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए भड़काने वालों को बिना वारंट के गिरफ्तार करना चाहिए, ये भी आप नहीं कर सकते हैं कि बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया आपने। परिसर में जमाव पर प्रतिबंध लगाने के लिए तुरंत धारा 144 लागू कर देनी चाहिए, नहीं। आपका सही आंसर बनेगा एक, उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो आप क्या करेंगे? अपने बल का प्रयोग करेंगे। ये ऑप्शन इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अस्पतालों से नवजात शिशु की चोरी और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? यानी कि क्या हो रहा है कि अस्पतालों से नवजात शिशु, छोटे छोटे बच्चे जो है, इनकी चोरी हो जा रही है, तो आप क्या करेंगे? आप कोशिश कीजिए कि सबसे पहले, यदि आप पता ना लगा पाए तो सबसे पहले आप कहां जाएंगे? सीसीटीवी कैमरे खोजेंगे। आप देखेंगे कि सीसीटीवी कैमरे से कुछ हमें जानकारी मिल रही है या नहीं भी मिल रही है। चलिए देखते हैं। गुप्त महिला कांस्टेबलों को छद्म गर्भवती के रूप में तैनात करना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि गुप्त महिला कांस्टेबलों को छद्म गर्भवती का मतलब ये होता है कि आप ऐसे ही उनको बना के वहां पर क्या कर रहे हैं? आप तैनात कर दे रहे हैं, तो ये आप नहीं करेंगे, है ना। आगे, लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना चाहिए। अभी हमने आपको यही बताया था। आपका कार्य क्या होगा? सबसे बेटर आपका तरीका क्या है चोरों तक पहुंचने का? कि आप सीसीटीवी कैमरे देखें। तो आपको बी ऑप्शन अभी रोक के रखते हैं। नेक्स्ट है, सुराग के लिए हिरासत में लिए गए अवैध व्यापारियों के फोन कॉल को अवरुद्ध करना चाहिए। बोले कि सुराग के लिए हिरासत में लिए गए अवैध व्यापारियों के फोन कॉल को अवरुद्ध मतलब रोक देना चाहिए, तब तो आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं मिलेगी, ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। आगे की प्रसूति बोर्ड में आगंतुकों को पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, मतलब जो साथी, जो घर वाले जाते हैं वो ना पहुंच पाए, ये भी नहीं। आप सबसे अच्छा आंसर आपका क्या बनेगा? कि लेबर रूम में प्रवेश और निकाय के आसपास सीसीटीवी फीड को विश्लेषण करना चाहिए, उनको खोजना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही रैंक प्रतीक चिन्ह है? उप निरीक्षक। अच्छा आप बताइए, निरीक्षक किसे कहते हैं?
उपनिरीक्षक किसे कहते हैं? पहले आप देखिए, यहां पर सबसे पहले आप लिखिए निरीक्षक, फिर आप लिखेंगे उपनिरीक्षक, फिर आप लिखेंगे सहायक उपनिरीक्षक। ये रैंक होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा। इनको हम लोग कहते हैं इंस्पेक्टर, इसे कहते हैं सहायक इंस्पेक्टर, इसे कहते हैं असिस्टेंट सहायक इंस्पेक्टर। देखिए, यदि आपको हिंदी में भी नहीं समझ आया है तो आप यहां से समझ लीजिए। निरीक्षक को हम लोग कहते हैं SI, इसे हम क्या कहते हैं? इंस्पेक्टर ही कहते हैं, इंस्पेक्टर। निरीक्षक को इंस्पेक्टर कहते हैं, इसे कहते हैं SI सब इंस्पेक्टर, इसे क्या कहते हैं? ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। अब इसमें पूछा क्या गया है? ये रैंक है, ये सबसे छोटी, ये इससे बड़ी रैंक, ये सबसे बड़ी रैंक निरीक्षक की, जिसे क्या कहते हैं? इंस्पेक्टर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने तो रैंक पूछी है, कितने आपके पास क्या होने चाहिए? कंधे पर क्या होने चाहिए? सितारे होने चाहिए। और अब मेहनत भी तो इसीलिए कर रहे हैं कि कंधे पर क्या लगाना है आपको? सितारे लगाने हैं। देखते हैं निरीक्षक में कितने होने चाहिए, तो 3। SI में कितने होने चाहिए? 2। ASI में कितने होंगे? 1। अब देख लीजिए इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने कहा है कि उपनिरीक्षक के लिए, तो उपनिरीक्षक के लिए SI के लिए कितने होंगे? 2 सितारे होंगे, 4 सितारे नहीं होते हैं किसी के, ये आप याद रखना, ठीक है। बाकी ये हम आपको बता चुके हैं। तो आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन की आपको 4 वीडियो आ चुकी हैं। अगली वीडियो है वो भी आपकी जल्द ही आने वाली है। तो 5 वीडियो जो मैंने आपको बताई थी पुलिस व्यवस्था से संबंधित, यानी कि मानसिक अभिरुचि से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुलिस के पेपर में, लास्ट पेपर में आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत ज़्यादा परेशान किया था बच्चों को इन 20 क्वेश्चनों ने। आप सभी लोगों का कर्तव्य है कि आप हर एक वीडियो को बहुत ही ईमानदारी से पूरा देखें। वीडियो में बहुत डाटा आपके इम्पोर्टेंट, आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, हम लोग आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।